हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 एसएसटी के यानी एक सब्जेक्ट है जियोग्राफी इसके अंदर। तो इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर सारे चैप्टर्स के करने वाले हैं। वीडियो बड़ी होने वाली है पता है मेरे को, लेकिन यार टाइम लगेगा। देखो समझना है, अगर आपको नंबर चाहिए जियोग्राफी से तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। और जियोग्राफी आपके जो एग्जाम है उसमें आएगी 20 मार्क्स की, जिसमें 3 मार्क्स का मैप रहेगा आपका और 17 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, वो 17 मार्क्स जो है आपको इसी वीडियो को पूरा देखने से मिल जाएंगे। इनसे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। शुरू करते हैं वीडियो को, 2024 के लिए है, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 10th के बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। और एक और काम की चीज़, जो भी नए स्टूडेंट है जो पहली बार देख रहे हैं या नए नए से देख रहे हैं तो उनके लिए बता देता हूँ। एक वेबसाइट है, गूगल पे जाना है ब्राउज़र वगैरह में, cclchapter.com। CCL चैप्टर लिखोगे एक वेबसाइट आ जाएगी ऊपर ही पहले नंबर पे, उसको खोल लेना है। वहाँ पर आपको हरियाणा बोर्ड का कंप्लीट जो है रिवीजन सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने जो है अब की बार प्रीमियम स्टडी मटेरियल भी ऐड करा है। यानी कि इसके अंदर आपको जो है हर एक जो है बुक्स के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम के लेटेस्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनके आंसर भी मिलेंगे। मैप आता है, मैप भी मिलेगा। MCQ आते हैं, MCQ। एक बुक के लिए मैंने एक स्पेसिफाइड PDF बनाई है आंसर्स के साथ में, और जिसका चार्ज रखा गया है सिर्फ 29 रुपीज़। अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो और प्रिंट करके बिना मतलब यहाँ पे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, ये पेड PDF से पढ़ाने वाला हूँ अभी। और अगर आपको टाइम बचाना है तो आप डायरेक्ट वो जो है PDF परचेज करके प्रिंट वगैरह भी निकलवा सकते हो या मोबाइल से याद कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। उसके अलावा अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए और बोलते हैं सर हम आंसर अपने आप ढूंढ लेंगे, तो यहाँ पे HBSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेक्शन है। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट वाले। आंसर्स नहीं, सिर्फ क्वेश्चन है। अगर आंसर्स चाहिए तो पे करना पड़ेगा यार आपको। और क्वेश्चन पेपर्स अगर आपको चाहिए 2016 से लेके 2023 तक के पेपर आपको क्लास 10th के हरियाणा बोर्ड के सारे सब्जेक्टों के इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो इस पर ज़रूर से विजिट कर लेना। बहुत काम की वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। और ये जो PDF है ये पेड वाली है यार, और फ्री में दे रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल से, ताकि तुम रिवीजन में पीछे ना रहो किसी बाकी बच्चों से। तो वीडियो पूरी देखनी है बिल्कुल से। अब अगर नए हो चैनल पर तो लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि काम की वीडियो आए तो आपको पता लगता रहे। अब पहला चैप्टर देखते हैं। हमारा 7 चैप्टर हैं टोटल। पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का। और पहले एक बार फुल स्क्रीन कर लेता हूं ताकि आपको जो है देखने में साफ दिखे थोड़ा बड़े एरिया में। व्हाट इज रिसोर्स, डिस्क्राइब सोयल रिसोर्स। अब यहाँ पे जो है एग्जाम वाले क्या करते हैं, कई कई क्वेश्चंस को मिला देते हैं बहुत बार। अब रिसोर्स की डेफिनेशन देनी है जो कि बेसिकली 2 नंबर की होती है, और सोयल रिसोर्स की डेफिनेशन देनी है वो 3 नंबर की होती है। तो ये 2 डेफिनेशन मिक्स करके बोर्ड वालों ने एग्जाम में क्वेश्चन दिए हैं हमको। और ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं और ये रिपीट होते रहते हैं बार बार, तो इसीलिए इनको अच्छे से समझना है, याद करना है। व्हाट आर रिसोर्सेज, अब इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ ये डेफिनेशन लिखनी है इधर तक, इतने तक की, और बाकी की जो डेफिनेशन वो हटा देनी है हमको। तो देखो रिसोर्स क्या होते हैं, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं, प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। यानी कि हर चीज़ में वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो हम उस चीज़ को बोलते हैं रिसोर्स, हिंदी में बोलते हैं संसाधन। अब सोयल रिसोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। सोयल रिसोर्स के बारे में लिखना है हमको। सोयल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। आपको ये पता होनी चाहिए, ये तो नॉर्मल सी डेफिनेशन है, रिन्यूएबल क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, कॉमन सी चीज़ें हैं, इनके बारे में तो पता होना चाहिए एटलीस्ट आपको, है ना। सोयल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। धरती के ऊपर जितने भी जिंदा जीव हैं हर चीज़ की मदद यही करते हैं। द सोयल इज़ अ लिविंग सिस्टम। सोयल जो है एक तरीके से लिविंग सिस्टम है। इट टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म सोयल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी की परत बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। रिलीफ पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। हर चीज़ यानी कि चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जो हवा, पानी, समय, हर चीज़ मिला के इस सोइल का निर्माण कर रही है।
various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind and glacier, activities of decomposers etc. contribute to formation of soil। और ये सारी चीज़ें यानी कि पहाड़ों का पिघलना, पानी का बहना, गर्मी ऊपर नीचे, ठंड का होना, अलग अलग चीज़ें मिल के जो है सोयल का फॉर्मेशन करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोयल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, सोयल ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। और इसी बेसिस पे हम सोयल को अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। अब देखो टाइप ऑफ सोयल भी पूछ सकते हैं वैसे, लेकिन इन्होंने कभी पूछा नहीं है अभी। जो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि टेक्निकल जो है और साथ में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास जो होता है, तो ये जो है संसाधनों को कंज्यूम कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, कैसे, उसके बारे में बताना है। रिसोर्सेज आर फ्रीली प्रोवाइडेड बाय नेचर टू अस। नेचर ने हमको फ्री में रिसोर्सेज दे रखे हैं, बट ह्यूमन्स आर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज। लेकिन जो इंसान है यानी हम लोग हैं, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सम ऑफ द रीजन दैट हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज आर एज फॉलोज। कुछ कारण हमने नीचे दे रखे हैं, उनको पढ़ते हैं। मेन जो है ना, जैसे मैंने पॉइंट बना के दे रखे हैं, वैसे ही आपको भी जब एग्जाम आए तो आपको भी पॉइंटों में ही आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। विद इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी वी कैन ईजिली एंड फास्टली एक्सप्लॉइट रिसोर्स। टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो हम रिसोर्सेज का शोषण और ज़्यादा करने लग गए। विद डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी वी रिक्वायर मोर कंफर्ट देन रिक्वायर मोर रिसोर्सेज। हमको और ज़्यादा आराम चाहिए और उसके लिए हमें और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। विद द डेवलपमेंट वी रिक्वायर मोर मैकेनिकल पावर देन ह्यूमन पावर दैट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। पहले के लोग जो है मतलब खुद से काम करते थे, आजकल आ गई मशीनें, तो हमको जो है अब मैकेनिकल पावर पे डिपेंड होने लग गए और इसके लिए हमको चाहिए और ज़्यादा रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव टू एग्जांपल। कुछ क्वेश्चन पे आपको लिखा हुआ मिलेगा ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो वाले क्वेश्चन बहुत काम के हैं, बार बार आ रखे हैं एग्जाम में, उनको बिल्कुल अच्छे से रट लेना उनको, तो ठीक है ना। बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज देखते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ इज कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। यानी कि जिंदा चीज़ें जो हैं इस धरती पर, उनको हम बुलाते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे ह्यूमन्स, फिशरीज यानी मछली पालन, फ्लोरा फोना यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु। एबायोटिक रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स। एग्जाम्पल रॉक, मेटल्स, यानी कि वो चीज़ें जो जिंदा नहीं हैं जैसे चट्टानें, धातुएं, तो वो चीज़ों को हम बोलते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। ऑन द बेसिस, यहाँ पे पूरे क्वेश्चन है, शॉर्ट वाले भी है, लॉन्ग वाले भी, सारे टाइप के क्वेश्चन है एक चैप्टर में। मैंने चैप्टर वाइज कर रखे हैं ताकि तुम अच्छे से रिवाइज कर पाओ। हाफ ईयरली अगर आप देख रहे हो, हाफ ईयरली के लिए तो 4 चैप्टर आएंगे शुरुआती सितंबर के जो एग्ज़ाम है, और जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें तो सारे आएंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन टेल 2 नेम्स ऑफ रिसोर्सेज। ओरिजिन के बेसिस पे 2 नाम बताने हैं रिसोर्सेज के, वो है बायोटिक रिसोर्स एंड एबायोटिक रिसोर्स। बस एक नंबर में है, एक नंबर में ऐसे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन ही आते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज, गिव एनी 2 एग्जाम्पल। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, 2 एग्जाम्पल बताने हैं। रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन पार्टिकुलर एरिया बट नॉट फुल्ली यूज्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। यानी कि वो रिसोर्सेज जिसका हमको पता है कि यहाँ पे दम है इस इलाके में कुछ रिसोर्स प्रोवाइड कराने का, लेकिन हम उसको फिर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको हम बुलाते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल देखें, सोलर एनर्जी इन गुजरात। गुजरात के अंदर बहुत अच्छी धूप निकलती है, सोलर एनर्जी का बड़ा स्कोप है वहाँ पे। राजस्थान के अंदर है विंड एनर्जी, राजस्थान के अंदर बड़ा स्कोप है, लेकिन हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अभी भी। वट आर द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, गिव डेफिनेशन। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, डेफिनेशन देनी है, साथ में एग्जांपल्स भी दे देते हैं। दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रीजनरेटेड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये 1 नंबर की डेफिनेशन थी बस, तो इसीलिए छोटी लिखी है मैंने। अब जो रिसोर्सेज बार बार जो है अगेन एंड अगेन जो है रिन्यू किए जा सकते हैं, यूज किए जा सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गई, एटसेट्रा। विच टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सोइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोइल किस टाइप का नेचुरल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये रिन्यूएबल था यार शायद से, इसमें मेरे को डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा क्रॉस चेक कर दूंगा मैं इसको, ठीक है।
आप बता देना अगर आपको पता है ना, कमेंट्स करना इस क्वेश्चन के आंसर के लिए, सही है आंसर या नहीं है। तो मेरे को शायद मैंने ऊपर लिखा था सोयल रिन्यूएबल, या तो ऊपर छूट गया, नीचे कहीं गड़बड़ है थोड़ी बहुत, तो देख लेना एक बार, इसको क्रॉस चेक कर लेना सोयल किस टाइप का रिसोर्स है। विच सोयल इज वेल नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, नमी रोकने के लिए सबसे जानी पहचानी मिट्टी का क्या नाम है? एलुवियल सोयल, यानी कि जलोढ़ मृदा बोलते हैं हिंदी में, यानी कि एक्चुअल में जो हरियाणा में जो मिट्टी है वो यही है, एलुवियल सोयल, यही वाली मिट्टी। राइट द नेम ऑफ स्टेट विच हैव ब्लैक सोयल, बहुत बार आ चुका है ये। एक स्टेट का नाम याद कर लेना है आपको जहां पर ब्लैक सोयल, काली मिट्टी मिलती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे ब्लैक सोयल पाई जाती है। What steps can be taken to control soil erosion in hilly areas? हिली एरियाज यानी पहाड़ी इलाकों में मिट्टी जो है कट कट के बह जाती है, तो उसको रोकने के लिए हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं? तो हम फॉलोइंग स्टेप्स ले सकते हैं। टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हैं, कॉन्टोर प्लोइंग कर सकते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट बाय प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, ये हम कर सकते हैं। मतलब पेड़ों को एक कतार में लगा के एक शेल्टर बना सकते हैं हम, ताकि मिट्टी उड़ के दूर ना चली जाए। राइट एनी वन कोज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन का कोई एक कारण देना है हमको, बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन एक पॉपुलर कारण है डिफोरेस्टेशन, यानी कि जंगलों की कटाई। इन विच एरिया एलुवियल सोयल इज फाउंड, कहाँ पे मिलती है? हरियाणा में मिलती है, यूपी में मिलती है, पंजाब में मिलती है, बहुत सारे इलाके हैं। इन्होंने तो हमसे इन विच स्टेट पूछा है, स्टेट्स यानी कि एक दो नाम आपको पता होने चाहिए, बस एक नंबर में है, एक स्टेट लिख दोगे तब भी सही है, दो तीन लिख दो तो और भी अच्छा है। हाउ मैनी परसेंटेज माउंटेन्स अकाउंट फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंट्री, यानी कि देश के कितने प्रतिशत हिस्से पे, हमारे देश के, भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पे माउंटेन्स हैं? तो वह है 30% पे। द सेकेंड नेम फॉर विच ब्लैक सोयल इज नोन, ब्लैक सोयल, काली मिट्टी को हम दूसरा किस नाम से जानते हैं? वो है रैगर सोयल के नाम से हम उसको जानते हैं। इन द वर्ड लेटराइट, मीनिंग ऑफ लेटर इज, ये लेटराइट जो है एक दो शब्दों से मिलके बना है, तो जो लेटर है इसमें उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है ब्रिक, यानी कि ईंट। ईंट देखिए ना, वो भट्टे वाली ईंट जो दीवारों में लगाते हैं, वही ईंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाय फैलो लैंड, फैलो लैंड का क्या मतलब है? फैलो लैंड यानी कि बेकार भूमि, या मतलब खाली छोड़ी हुई भूमि कह सकते हो तुम, तो उसको डेफिनेशन लिखनी है। इट इज कल्टिवेबल लैंड विच इज कल्टिवेटेड वंस इन 2 और 3 ईयर्स, वो जमीन जो 2-3 साल में एक बार उस पर खेती करते हैं और उसके बाद उसको खाली छोड़ देते हैं। अलाउड टू रेस्ट फॉर 1 और 2 सीजन टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी, ताकि वो वापस से जो है अपना नेचुरली वो ताकतें इकट्ठी कर पाए, उस जमीन को बुलाते हैं फैलो लैंड। इन इंडिया लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स अबाउट हाउ मच लैंड एरिया इन इज प्लेन, पूरे इंडिया में कितने फीसदी हिस्से पर प्लेन्स है? प्लेन्स यानी कि मैदानी इलाके, तो वह 43% पर। वेयर वॉज फर्स्ट अर्थ समिट हेल्ड, पहली अर्थ समिट कहाँ पर हुई थी? रियो डी जेनरियो, ब्राज़ील के अंदर ये जगह, यहाँ पे हुई थी। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? या फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया डराने के लिए, व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एक ही चीज़ है दोनों, और इसके जो है आंसर क्या लिखना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि हमको डेवलपमेंट करनी है लेकिन एनवायरनमेंट को खराब किए बिना। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन पर असर नहीं आना चाहिए, तो उस डेवलपमेंट को हम कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हमारे आने वाली पुश्तें जिंदा रह सकें। फ्रॉम विच टाइप ऑफ सोयल द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया आर मेड, तो किस प्रकार की मिट्टी से ग्रेट प्लेन, प्लेन यानी मैदानी इलाके बने हुए हैं? मैदानी इलाके कहाँ पर है? अपने पास में यार, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इधर ही तो है मैदानी इलाके ज़्यादातर, तो ये कैसे हैं? ये एलुवियल सोयल से बने हुए हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ एलुवियल सोयल आर ऑन द बेसिस ऑफ एज, उम्र के हिसाब से बताओ एलुवियल सोयल कितने टाइप की होती है? ये होती है 2 टाइप की, बंगर और खादर। गिव नेम ऑफ द सोयल विच इज़ फॉर्म्ड बाय लावा, यानी मैग्मा भी बोलते हैं, तो लावा से या मैग्मा से बनी हुई सोयल को क्या बुलाते हैं? क्या नाम उसका? ब्लैक सोयल। फिल इन द ब्लैंक सोयल इज मोस्ट यूजफुल फॉर टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए सबसे बेस्ट सोयल कौन सी है? ब्लैक या लेटराइट? तो वो कौन सी है? लेटराइट। देखो ये ब्रैकेट में जो है एग्जाम वालों ने दे रखा था, जैसे क्वेश्चन दिया ना मैंने वैसे का वैसे लिया बिल्कुल से, फिल इन द ब्लैंक भरना था और ऑप्शन खुद दे दिए। अगर खुद ऑप्शन नहीं देंगे तो भी आपको याद होना चाहिए कि लेटराइट सोयल पे टी और कॉफ़ी बढ़िया से उगती है।
इन विच स्टेट या स्टेट्स फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स सोइल इज फाउंड। तो कहाँ पर है माउंटेन सोइल, माउंटेन कहाँ पर है, याद आ गए होंगे, पहाड़ कहाँ पर है, हिमाचल में हो गए, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बहुत सारे इलाके जहाँ पर पहाड़ी पहाड़ है, तो वहीं पे मिलेंगे ना माउंटेन सोइल। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर सेड टू बी, उनको हम क्या बुलाएंगे एबायोटिक रिसोर्स, यानी उसकी डेफिनेशन लिख रखी है इन्होंने क्वेश्चन में। नेम द टाइप ऑफ सोयल, सोयल के टाइप यानी कि उनके नाम बता दो, एलुवियल सोयल, ब्लैक सोयल, रेड येलो सोयल, लेटराइट सोयल, एरिड सोयल, फॉरेस्ट सोयल। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोयल लिखना चाहिए था, बेटर रहता। इन विच स्टेट्स या स्टेट एरिड सोयल इज फाउंड, कौन से स्टेट में मिलती है, राजस्थान में। हाउ मच % ऑफ जियोग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर द फॉरेस्ट एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया के कितने फीसदी हिस्से पर फॉरेस्ट होने चाहिए, तो वो क्या है, कितना है, 33% पर, जबकि ऐसा नहीं है, कम हो रखे हैं। विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज वाटर, वाटर किस टाइप का रिसोर्स है, रीन्यूएबल रिसोर्स है वाटर। अब आपको ज़्यादा लग रहे होंगे भाई 29 क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट है और कुछ चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चन है, कुछ में से कम है। इस चैप्टर में से गारंटीड क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का आ जाए, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाए, या फिर 5 नंबर का आ जाए, लेकिन आता जरूर है। 5 नंबर के ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे 4th चैप्टर एग्रीकल्चर वाले से, उस पर ज़्यादा ध्यान देना लॉन्ग क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, लेकिन बाकी चैप्टर्स में से 2-2, 3-3 नंबर के आते हैं, जिनमें ये चैप्टर सबसे आगे रहता है ऐसे छोटे क्वेश्चन देने में। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। पहला ही क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, यानी कि जो अलग अलग कम्युनिटी होती है, समुदाय, तो उन्होंने कैसे जो है जंगलों को, भारत के जीव जंतुओं को, जंगलों को बचा कर रखा हुआ है। इन इंडिया मैनी ट्रेडिशनल कम्युनिटी स्टिल लिव इन द फॉरेस्ट, भारत के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, एंड डिपेंड ऑन देयर लिवलीहुड फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और सारा जो जीवन यापन है उनका वो फॉरेस्ट से जो मिलता है उनको उसी पर निर्भर है। दीज कम्युनिटीज़ आर वर्किंग हैंड इन हैंड विद द गवर्नमेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट, और यही वो कम्युनिटीज़ हैं जो अपने जंगलों को बचाने के लिए जो है सरकार के साथ कुछ समझौते करती हैं, काम करती है, मदद करती हैं। एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं यहाँ पे। इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, जो कि विलेजर्स फोर्ट अगेंस्ट माइनिंग एक्टिविटी, वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उसके लिए सरकार से बातें हुई और फिर उन्होंने माइनिंग को वहाँ पे बंद करवाया। अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, लोकल कम्युनिटीज बिलोंगिंग टू 5 विलेजेस हैव सेट देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन इन 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड। 1200 हेक्टेयर होते हैं ये किले, जो किले बोलते हैं ना हरियाणा में, वही 1200 किले के आसपास की जो जगह है वहाँ पे, तो उसमें उन्होंने अपने खुद के कानून बना रखे हैं ताकि वहाँ के जंगलों को बर्बाद होने से बचाया जा सके। दे हैव नेम्ड इट एज द भैरोदेव दकाव सोनचुरी। हंटिंग इज नॉट अलाउड इन दीज लैंड्स एंड आउटसाइड एनकरेजमेंट आर प्रोहिबिटेड, यानी कि यहाँ पे शिकार वगैरह करना बंद कर रखा है, बैन करवा रखा है, मतलब खुद ही करवा रखा है उन्होंने। द फेमस चिपको मूवमेंट, आपको कोई सी पता हो ना पता हो, चिपको मूवमेंट जरूर याद आ जाएगी आपको नाम सुनते ही। उसमें लोग पेड़ों से चिपक गए थे जा जाके। वॉज स्टार्टेड इन हिमालयन रीजन टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, ये जो मूवमेंट थी हिमालय के रीजन्स में हुई थी, हिमालय जो माउंटेन रीजन है ऊपर का, वहाँ के लगभग ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर ये हुई थी। और उसमें क्या था, पीपल बिलोंग टू द लोकल कम्युनिटी टुक टू अफोरेस्टेशन, पेड़ों को काट रहे थे लोग अपने फ़ायदे के लिए, कंपनियां काट रही थी, तो उसको बचाने के लिए, उन पेड़ों को बचाने के लिए जो है इन्होंने स्टेप लिया था, चिपको मूवमेंट स्टार्ट करी थी। इंडिजीनियस स्पीसीज वर कल्टिवेटेड एंड प्रोटेक्टेड, बहुत सारी जो है स्पीसीज को प्रोटेक्ट किया गया था इसके तहत, जंगली जानवरों को भी और साथ में पेड़ पौधों को भी। इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड स्टॉपिंग डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज रीअपेयर्ड मैनी बेनिफिट्स, और इस वजह से इनके जो है, इन्होंने जो जंगलों को काटने से रोका, इसके फ़ायदे भी है काफ़ी सारे फिर बाद में। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, यानी कि जैव विविधता, अलग अलग जीव जंतुओं को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सिंपल तो ये है, अब लिखते हैं इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये और करके मैंने इसीलिए लिखा है ताकि तुम कन्फ्यूज ना हो जाओ
कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ लेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो यही है ये बायोडाइवर्सिटी ही, ठीक है। इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। तो यानी कि एक ऐसा सिस्टम पूरे का पूरा जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु स्पीसीज पाई जाती हैं और वो फिर भी एक दूसरे पर निर्भर है कहीं ना कहीं, तो उसको हम बुलाते हैं बायोडाइवर्सिटी। राइट डाउन द 4 बेनिफिट ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के 4 फायदे बता दो। लकड़ी मिलती है, वाटर साइकिल को मेंटेन करता है, वो आपको पता होना चाहिए कैसे करता है ना, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, मेडिसिनल प्लांट हमको मिलते हैं इससे, और भी बहुत सारे लिख दोगे आप फायदे तो, है ना। अगर वो आपसे 10 पूछेंगे 10 भी लिख दोगे आप, है ना, लेकिन एग्जाम वालों ने 4 ही पूछे थे, मेहरबानी कर दी। 3 नंबर का क्वेश्चन था ये। What is recreated by plants, animals and microorganisms? Recreated यानी कि दोबारा से बनाना, तो इनके अंदर बताना है। तो क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड सोयल इज रिक्रिएटेड बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये पूछ रहे हैं क्या बनाते हैं ये प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये तीनों मिल के क्या बनाते हैं। तो अच्छी एयर बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और सोयल का फॉर्मेशन करते हैं। Which one is the well publicized wildlife project of the world? यानी कि जो सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट हुआ वर्ल्ड के अंदर वो क्या था, उसका नाम बता दो। तो वो था प्रोजेक्ट टाइगर, भारत में चालू हुआ था ये। What do human along with other living organisms form? तो ह्यूमन along with other living organism form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on the system for our ओन एग्जिस्टेंस। यानी कि ये जो है बेसिकली बायोडाइवर्सिटी का हम एक छोटा सा हिस्सा ही है। तो वही चीज़ हमसे पूछ रहे हैं कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके पूछा जा रहा है हमसे, तो हमने भी ऐसे ही नॉर्मल आंसर दे दिया इसका कि यहाँ पर जो है एक पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी फूड चेन के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, तो वही चीज़ है ये। व्हाट इज नेशनल पार्क? नेशनल पार्क क्या होते हैं? नेशनल पार्क इज द एरिया विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय स्टेट्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड एन्जॉयमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। वो एरिया जो प्रोटेक्ट किया गया है स्टेट्स के द्वारा ताकि जीव जंतु मौज मस्ती कर सके, पिकनिक मना सके, ठीक है। वैसे अगर देखो ये चैप्टर ठीक ठाक ही है, कभी कभी एग्जाम में देते हैं, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चंस एनालाइज करे हैं लगभग 25 पेपर्स के एनालिसिस है यहाँ पे आपके पास में, या ज़्यादा भी हो सकती है, राउंड ऑफ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इससे कम तो नहीं है, लेकिन तो इतने सारे पेपर्स के एनालिसिस के बाद इस चैप्टर से आज तक सिर्फ 7 ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो कि थोड़ी दर्दनाक बात है। यानी कि ये चैप्टर इतने काम का हमारे लिए नहीं है। और पहले चैप्टर पे जरूर ध्यान देना, पहले चैप्टर को अच्छे से करना आपको, ठीक है। तीसरा चैप्टर देखते हैं, वो है वाटर रिसोर्सेज। इसमें से मैप ज़्यादा आता है वाटर रिसोर्स वाले में से। व्हाट इज वाटर स्कैरिसिटी? राइट इन ब्रीफ ऑफ इट्स मेन कोज। हमको पहले बताना है वाटर स्कैरिसिटी यानी कि पानी की तंगी किसको बोलते हैं और इसका पीछे का कारण क्या है। मैनी एरियाज हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर, बहुत सारे इलाकों में पानी की कमी है, इसी को वाटर स्कैरिसिटी बोलते हैं, स्कैरिसिटी ऑफ वाटर बोलते हैं। इन राजस्थान वुमेन हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर बैलेंसिंग। मटके ले लेके राजस्थान के अंदर महिलाएं बहुत दूर दूर तक जाती है पानी लेने। अकॉर्डिंग टू फाल्कन मार्क, अ स्वेडिश एक्सपर्ट था ये, वाटर स्कैरिसिटी ओक्योर व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस देन 1000 मीटर क्यूब पर पर्सन पर डे। एक दिन में अगर इसकी कंजप्शन इस बंदे के हिसाब से, ये कहाँ गया, ये रहा फाल्कन मार्क, इसके हिसाब से अगर पानी की कमी उस इलाके में एक बंदे को इतना पानी नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ पे पानी की कमी है। बेसिकली बात यह है, अगर आपको याद रहे तो रख लेना, नहीं तो मटके तक तो काम चला लेना, ठीक है, आगे की छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। कोजिज पूछ रखे हैं, कारण क्या है। लो रेनफॉल कोजिज स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, पानी आता है बारिश से, बारिश होती नहीं जहाँ पे, तो पानी कहाँ से आएगा। वाटर स्कैरिसिटी ऑक्योर इन ड्रोट प्रोन, सूखे इलाके पड़े होते हैं वहाँ पे कमी अपने आप हो जाती है। वेरिएशन इन सीजनल रेनफॉल, भिन्नता आ जाए अगर रेनफॉल वगैरह में। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, पानी कुछ ज़्यादा ही बर्बाद कर दिया लोगों ने। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर, यानी कि कई जगह पे पानी अवेलेबल ही नहीं है तो वो लोग क्या ही करें। ग्रेट डिमांड ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, पानी की डिमांड बढ़ गई क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई। और वैसे बता दूं इंडिया की पॉपुलेशन अब हम #1 कर चुके हैं ग्लोब के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन में, तो कहीं ना कहीं देख लेना, संभल लेना, वो कहीं आपको भी वाटर स्कैरिसिटी देखने को ना मिल जाए।
कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी रिवर प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट या फिर मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट के डिसएडवांटेज क्या है। देखो क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, इसमें एडवांटेज भी पूछे हैं, डिसएडवांटेज भी पूछे हैं, इसमें सिर्फ डिसएडवांटेज पूछे हमसे, तो आपको एडवांटेज हटा देने हैं। हो सकता है आपसे अगली बार एडवांटेज ही पूछ ले सिर्फ, तो उसमें भी यही आंसर रहेगा, सेम टू सेम, है ना। चलो अब देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज देखते हैं, वो है प्रोवाइड इरिगेशन, यानी कि सिंचाई, खेतों को पानी मिलता है। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, यानी कि बांध जो बनाते हैं उनको बोलते हैं ये मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। डैम्स बनाते हैं जो, तो उनके क्या फ़ायदे हैं उनके बारे में बताना है। पानी की सिंचाई का सिस्टम बना देते हैं, बिजली बनती है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइड वाटर सप्लाई, कंट्रोल फ्लड, वैसे होती नहीं है लेकिन फिर भी लिख दो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। हेल्प इन फिश ब्रीडिंग, और मछली पालने में, मतलब ब्रीड कराने में, मच्छी पालन भी तो होता है डैम्स के अंदर। दे प्रोवाइड हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री डेवलपमेंट में फ़ायदे देते हैं। अब सुन लो नुकसान। डिसएडवांटेज, अफेक्ट नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, यानी कि पानी को बहने से रोक देते हैं। पुअर सेडिमेंट फ्लो विद वाटर, यानी कि जो पहाड़ों से मिट्टी के साथ, इसके पानी के साथ मिट्टी आती है, अलग अलग चीज़ें आती हैं जो बाकी इलाकों की मिट्टी को बेहतर बनाती हैं, वो रुक जाती है, जिससे मिट्टी ख़राब हो जाती है आगे की। पुअर हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ इन रिवर, जो नदियों में हम बोल रहे हैं मच्छी पालन के बारे में, फिश ब्रीडिंग, भाई उनकी ज़िंदगी नर्क बराबर हो जाती है। फिर लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, बांध बनाने में बहुत बड़ा इलाका खाली कराना पड़ता है, जिससे वहाँ की लोकल कम्युनिटी को दूर भगा दिया जाता है। दे सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन, सारी जो वहाँ की वेजिटेशन, पेड़ पौधे होते हैं वो सब बर्बाद हो जाते हैं। सोयल डिकम्पोजिशन ऑक्योर, और वहाँ पर मिट्टी भी बर्बाद होनी, खराब होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट, यानी कि जो अर्ध शुष्क इलाका है, यानी कि जहाँ पे पानी ठीक ठाक ही है, तो वहाँ पे जो बारिश होती है उसके पानी को कैसे सुरक्षित रखा जाता है या बचाया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, वो बताना है। देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ टेक्निक, पहले तो हमें वही बताना पड़ेगा ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। तो ये टेक्निक होती है इंक्रीजिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर, यानी कि ज़मीनी पानी, अंदरूनी जो ज़मीन के अंदर जो पानी है उसकी ताकत को बढ़ाना, या फिर बोल दो कि उसमें पानी का लेवल इंक्रीज करना, बाहर से बारिश के पानी की मदद से, उसको बोलते हैं। या फिर उस पानी को तुम स्टोर भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो, लेकिन पानी को बर्बाद नहीं होने देना, उसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग बुलाते हैं। मैनी लो कॉस्ट टेक्निक्स आर यूज्ड इन सेमी एरिड एरियाज लाइक राजस्थान, तो राजस्थान के काफ़ी सारे इलाकों में सस्ती टेक्निक इस्तेमाल करी जाती है। बीकानेर, पलहोड़ी, बारमर, अंडरग्राउंड टैंक और द टंकर आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, जो बारिश का पानी होता है यहाँ पर बड़े बड़े टैंक बना दिए जाते हैं, जिसको हौद बुलाते हैं बेसिकली हम लोग। तो वैसे जो है अंडरग्राउंड बना दिया जाता है, काफ़ी बड़ा एरिया, कमरे से टाइप में, उसमें सारा पानी वो स्टोर करते रहते हैं। दीज आर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउसेज थ्रू अ पाइप, घरों की छतों को वो लोग टेढ़ा बनाते हैं, ऐसा कहने की बातें हैं, सीधी ही छतें होती हैं, लेकिन उसमें से जो पानी बाहर निकलता है, हमारी छतों में से भी तो निकलता है, फिर ज़मीन में जाता है, फिर नालियों में, वो नाली तक नहीं जान देते, उसमें से ऊपर छत से सीधे ही एक पाइप लगा देते हैं अंडरग्राउंड टैंक के लिए। रेन वाटर इज स्टोर्ड इन टैंक्स फॉर 3 to 5 years, और वो जो पानी हो 3 से 5 साल के लिए रखा जाता है वहाँ पे। आप जिनको लगता है ना कि भाई कल का पानी आज बासी हो गया है, तो उनके लिए सुन लो ये कैसे लोग जिंदा रह रहे हैं। रेन वाटर और पालर पानी इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, और ये जो बारिश का पानी है इसको शुद्ध पानी माना जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर मानी जाती है, और यही वो कारण है कि वो 3 से 5 साल तक टिक जाता है। नहीं खराब पानी डालोगे तो खराब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, यानी कि डैम के बारे में पूछ रहे हैं और 3 बेनिफिट पूछ रहे हैं, बेनिफिट कह लो, एडवांटेज कह लो, एक ही चीज़ है। देखो अब, या फिर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, अच्छे से करना ये वाला। A multi-purpose project is that type of project which fulfills a variety of purposes at the same time, यानी कि एक प्रोजेक्ट बनाओ और उसके अनेक फ़ायदे उठाओ, उसको बुलाते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इरीगेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, फिश ब्रीडिंग, सोयल कंजर्वेशन विद आ सिंगल प्रोजेक्ट ऑफ डैम, तो डैम बनाओ और इतने सारे फ़ायदे उठाओ, तो इन्हीं को बुलाते हैं मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। डिफाइन अंडरग्राउंड वाटर, वाह कितना आसान क्वेश्चन भाई। ज़मीन से, बोरवेल से जो पानी निकालते हैं, ज़मीनी पानी, अंदरूनी पानी, उसको
बताओ क्या होता है वो। वाटर दैट इज फाउंड इन साइड ऑफ लैंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। जमीन के नीचे जो पानी मिलता है उसको हम अंडरग्राउंड वाटर बुलाते हैं। इससे आसान क्वेश्चन तो शायद ही वो देंगे एग्जाम में कभी। वाटर ऑब्टेन फ्रॉम वेल एंड ट्यूबवेल इज अंडरग्राउंड वाटर। जो कुओं से और जो ट्यूबवेल्स की मदद से जो पानी निकाला जाता है, मिलता है हमको, उसको हम बुलाते हैं अंडरग्राउंड वाटर। वट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द प्रोसेस ऑफ, यानी कि पानी बचाना, द प्रोसेस ऑफ सेविंग वाटर ऑफ रेनफॉल फॉर यूज इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज मेनली डन इन वाटर स्कैरसिटी एरिया। जहाँ पर पानी की कमी होती है वहीं पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है। वट इज वाटर सेट डेवलपमेंट। वाटर सेट डेवलपमेंट क्या होती है? द डेवलपमेंट इन स्टोरिंग मेथड ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर सेट डेवलपमेंट। यानी कि हम टेक्निक अच्छी कर लें पानी को बचाने की तो उसको हम बुलाते हैं वाटर सेट डेवलपमेंट। स्टोर करने की टेक्निक जो अच्छी कर लें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिस इज यूज्ड इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी टेक्निक के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो तुमने टैंकर बनाया, जो भी बनाया, उसके अंदर पता लगे खुद ही काई लग गई तो पानी वैसे ही खराब हो जाएगा। तो ये लोग कुछ ऐसा करते हैं उस चीज़ के लिए भी, तो वही चीज़ है ये वाटर सेट डेवलपमेंट। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। इस चैप्टर को और पहले चैप्टर को, ये 2 चैप्टर बता रहा हूँ, पहला और 4th चैप्टर, इसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है आपको। जो भी आपको मेहनत लगानी है एक्स्ट्रा तो वो इन 2 चैप्टर पे लगाना है। इनमें से बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। 20 नंबर का अगर पेपर होता है तो 10 नंबर तो यहीं से आ जाते हैं लगभग बोल रहा हूँ, कभी कभी 7-8 के आसपास तो रहते ही हैं इन 2 चैप्टर से सिर्फ। तो अच्छे से करना पहला और 4th चैप्टर। 4th चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, शॉर्ट कम ही आते हैं। What do you mean by globalization of agriculture? Write down its 4 advantages. Globalization of agriculture क्या है? यानी कि कृषि का वैश्वीकरण, और इसके 4 फायदे बताने हैं। राइट अ नोट ऑन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, या फिर कह लो यही चीज़ हमको यहाँ पे लिखनी है। एडवांटेजेस की शायद ज़रूरत भी ना पड़े आपको, है ना। चलो देखते हैं क्या है। The process of sharing of agricultural seeds and techniques with other countries is called globalization of agriculture। यानी कि हमने हमारी टेक्निक, उगाने की टेक्निक, हमारे बीज जो है दूसरे देशों के साथ में शेयर करें, उसी को हम बुलाते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एवरी कंट्री गोट बेनिफिट। इसकी मदद से सभी देशों को फ़ायदा मिलता है। जिनके पास अच्छे बीज नहीं हैं उनको अच्छे बीज मिल जाते हैं, और कुछ फ़ायदे यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। 4 फायदे पूछे थे, 4 ही लिखेंगे भाई, फालतू नहीं लिखेंगे, है ना। मेजर इम्पैक्ट वाज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्ड वैरायटी ऑफ क्रोप्स। यानी कि अच्छी नस्ल की जो है बीज हमको मिल जाते हैं विदेशों से। मतलब जिन देशों के पास अच्छे हैं तो वो, या फिर कहीं किसी भी देश में बना लिए तो वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं बीजों को, ताकि उनकी जगह पर, उनकी ज़मीन पर भी अच्छी खेती हो सके अच्छे बीजों के साथ में। दिस इनोवेशन कपल्ड विद द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग प्रोसेस फैसिलिटी लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन मॉडर्न इनपुट। यानी कि वहाँ पर जिस देश में अच्छी चीज़ें उगेंगी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, सारी चीज़ें हर तरीके से वहाँ की डेवलपमेंट होने लग जाती है। एक्सपोर्ट ऑफ मेजर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैव बीन लिबरलाइज्ड। और ज़्यादातर जो है ना मतलब देशों के साथ में व्यापार शुरू हो जाता है फिर एग्रीकल्चर का, जो खेती हुई है। द जीन रिवॉल्यूशन विल ऑल्सो बेनिफिट द फार्मर बाय रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। और जेनेटिक जो रिवॉल्यूशन होगा, यानी कि उनके जो बीज वगैरह भेजे हैं वो जीन्स उनके जो है अगर अच्छे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी सोयल के साथ, हो सकता है जीन चेंज हो जाए, जो भी होगा, लेकिन वो अगर अच्छी होती है फसल तो उससे फार्मर्स को भी फ़ायदा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द फेवरेबल जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड ऑल्सो डिस्क्राइब प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत काम का है। बस यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं, ये यहाँ पे व्हीट लिखा हुआ है, व्हीट की जगह राइस कर देंगे, शुगर केन कर देंगे। ज़्यादातर व्हीट, राइस और शुगर केन, ये 3 तो बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं आपको। तीनों चीज़ें सारा, मतलब कुल मिला के पूरा ओवरऑल हमको सारी चीज़ें बतानी है। अब देखते हैं यहाँ पे जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, जो कि हमसे पूछा गया था पहले ही स्टार्टिंग में। तो व्हीट इज अ रबी क्रॉप विच रिक्वायर्स, आपको क्रॉप का पता होना चाहिए वो कौन सी क्रॉप है। कम से कम ये 3 क्रॉप जो मैंने बताई है, व्हीट, राइस, शुगर केन, ठीक है। रबी कौन सी है, खरीफ कौन सी है। तो व्हीट इज अ रबी क्रॉप, रिक्वायर अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। रिपनिंग होती है कटाई के टाइम पे। इट रिक्वायर 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन।
और लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। आपको रेनफॉल के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा कितने से कितने तक की रेनफॉल इसको चाहिए होती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, यानी कि उनको वितरण कैसे किया जाता है, कहाँ पे उगता है, कहाँ पे बेचते हैं, क्या चीज़ें। वीट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, खाई जाने वाली सबसे सेकंड नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। नॉर्थर्न रीजन यानी कि हरियाणा अपना इलाका जो है, यूपी, हरियाणा, पंजाब और इधर का जो इलाका पूरा ऊपर का इलाका है, तो वहाँ पर ज़्यादातर वीट उगाया जाता है। द टू इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री आर गंगा सतलुज प्लेन नॉर्थ वेस्ट में और ब्लैक सोयल रीजन ऑफ डेक्कन में। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश। तो यही है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हम कहाँ कहाँ से उगाते हैं वो, तो वही चीज़ें बतानी है हमको। इसमें अगर आप शॉर्ट करना चाहो, छोटा करना चाहो, तो इसमें से आप कुछ चीज़ें हटा सकते हो, यानी कि कुछ एक आध लाइन है, बट हटाना अच्छा नहीं होगा क्योंकि ये काम का क्वेश्चन है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में ऐसे है, और ये पूछा था फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। ये दो चीज़ें हमको लिख दी हमने इसमें। अब नेक्स्ट जो है वो पूछा गया कॉटन के बारे में। अरे हाँ, कॉटन तो भूल ही गया था मैं, वो भी काम का बहुत ज़्यादा। कॉटन में क्या है, हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, या फिर इरिगेशन दे लो, जो तुम्हारी मर्जी। 210 दिन चाहिए फ्रोस्ट फ्री, यानी कि धुंध नहीं होनी चाहिए उन दिनों में, एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। ये खरीफ क्रॉप है और 6 से 8 महीने इसको मैच्योर होने में लग जाते हैं। रेनफॉल के भरोसे इसकी ज़िंदगी नहीं है, अगर ज़्यादा रेनफॉल आ गई तो काम खत्म इसका। डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, देखो अगर आपको ऊपर वाला तरीका जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे, वीट इज द सेकंड, ऐसे करके लिखना, ऐसे लिख लो। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में मेन चीज़ वही है कि इसको कहाँ पर उगाया जाता है, वो आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, ये क्या है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में उगाया जाता है। उनमें से कुछ तो ये बोलेंगे सर हरियाणा में कब से उगने लग गया कॉटन। हाँ उगता है, लेकिन थोड़े से एरिया में, बिल्कुल छोटे से एरिया में, और वहाँ पे भी क्या पता अब उगाते भी है कि नहीं उगाते, बट उग जाता है, इतना है। व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन। अब हमारा आ गया शुगर केन के लिए, सेम क्वेश्चन है शुगर केन के लिए। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में, तो इस चैप्टर में से यही इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, तो अच्छे से करने आपको। यहाँ पे जो है शुगर केन में क्या चाहिए हमको, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, यानी कि कैसे भी उगा लो तुम उग जाती है। ये ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। ये जो है आपको एक नॉर्मल सा टेम्परेचर चाहिए होता है, लगभग 75 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है, 75 and 100 सेंटीमीटर इसके आसपास कुछ। और इरीगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। पानी तो चाहिए भाई, पानी के बिना तो जिंदा रहेगा नहीं, तो जहाँ बारिश कम है तो वहाँ पर पानी देकर भी इसको उगाया जा सकता है, यानी कि शुगर केन उगने में ज़्यादा चौंचले नहीं करता। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल, अलग अलग टाइप की सॉइल पे भी उगा सकते हैं। और इसको मैनुअल लेबर फॉर सोइंग टू हार्वेस्टिंग, इसके लिए ज़्यादातर मैन वाली लेबर चाहिए, मशीन इसमें कुछ ज़्यादा योगदान नहीं कर सकती। डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, पहले नंबर पे है ब्राज़ील। मेन शुगर केन एरियाज है वो है यूपी, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और आंध्र प्रदेश। अब इनमें से जो है ना आपको मेन से याद होने चाहिए, पॉपुलर से जो है, हरियाणा में तो ज़्यादातर चीज़ें हो जाती है, हरियाणा में है ना, गेहूँ भी उगता है, कॉटन भी उग रहा है भाई, शुगर केन भी उग रहा है, लगभग सारी चीज़ें उग रही हैं। तो हरियाणा तो चिपका देना, हरियाणा के साथ में यूपी भी चिपका सकते हो तुम, उत्तर प्रदेश की भी मिट्टी ऐसी है। देखो जब जो चीज़ हरियाणा में हो रही है वो यूपी में तो हो ही रही है। हाँ कॉटन नहीं होता, कॉटन के अलावा बाकी सारी चीज़ें हो जाती है अपने एरिया में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमको सिर्फ क्वेश्चन में राइस लिख दिया, बाकी सब सेम टू सेम है, ठीक है ना। अब राइस के लिए देखते हैं, राइस को भी हाई टेम्परेचर चाहिए क्योंकि हम उसको गर्मियों में उगाते हैं, खरीफ क्रॉप है ये। 25 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी हाई चाहिए, रेनफॉल 100 से ज़्यादा प्रभु की दया से जितना बरस जाए उतना बढ़िया। जहाँ पर पानी कम है तो इरिगेशन कर दो भाई, लेकिन पानी इसको बहुत सारा चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का इंडिया आफ्टर चाइना। राइस इज ग्रोन इन द प्लांट ऑफ प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे इलाके के आसपास ही राइस उगता है और यहीं पर ज़्यादातर गेहूँ उगता है। गन्ना लगभग पूरे भारत में उग जाता है। अब कोस्टल रीजन एंड डेल्टा रीजन,
ट्यूबवेल एंड कैनाल हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। जहाँ पर पानी बारिश होती नहीं है हमारे आसपास, तो यहाँ पर पानी की थोड़ी शॉर्टेज रहती है, तो यहाँ पर हम ट्यूबवेल चला चला के पानी भरते रहते हैं, उनमें कैनाल है वहाँ से पानी भर देते हैं, लेकिन हम उगा के छोड़ते हैं यहाँ पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन में हमको वही बताना है कि इसको इतना पानी बारिश चाहिए, ऊपर हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। एग्रीकल्चर क्या होती है? ग्रोइंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ क्रॉप फॉर देयर लिवलीहुड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। कुछ भी उगाना जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए, उसको हम बुलाते हैं एग्रीकल्चर। और नीचे वाला मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। वट आर द टाइप ऑफ फार्मिंग, डिस्क्राइब अबाउट द रिक्वायर्ड जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर टी फार्मिंग। चाय उगाने के बारे में बता दो भाई। अब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग, अलग अलग टाइप की होती है। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। अब यहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशन बतानी है सिर्फ चाय उगाने के लिए। Tea plant grows well in tropical and subtropical climate, endowed with the deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. ये मतलब ज़्यादातर जो है पहाड़ी इलाकों से में उगती है। टी bushes require warm and moist, frost-free climate all through the year. पूरा साल इसको जो है बिल्कुल गर्म सा मौसम चाहिए और साथ में धुंध वगैरह नहीं होनी चाहिए। Frequent showers evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves. तो इसके जो है अगर ग्रोथ इसकी चाहिए हमको, तो हमको इसको लगातार बारिश के तौर पे हल्की हल्की बूंदाबांदी सी इसको चाहिए रहती है। मतलब पानी नहीं चाहिए प्रॉपर, अगर पानी मिल गया तो ये ख़राब हो जाएगी। इसको सिर्फ नौटंकी चाहिए, ठीक है, तो तभी तो महंगी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी कल्टीवेशन इन इंडिया। देखो अभी तो हमसे क्या पूछा, ग्रोथ पूछ लिया, कैसे उगाएंगे, अब पूछ लिया कल्टीवेशन। भाई इकट्ठा ही ना दे देते तुम्हें क्वेश्चन को बना के, नहीं दिया इन्होंने। चलो देखते हैं इसको, चाय को कहाँ उगाते हैं। इज अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है हमारे असम, हिल ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल। अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, इन यहाँ पर भी चाय उगाई जाती है। इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। भारत बहुत दुनिया भर को चाय बेचता है, एक्सपोर्ट करता है। एक्सप्लेन हाउ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मूव्ड हैंड इन हैंड, यानी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज साथ के साथ ग्रो होती है। यानी कि एग्रीकल्चर खराब हो गई तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बर्बाद हो जाएगा, और अगर इंडस्ट्रियल बर्बाद होगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। तो ये हैंड टू हैंड चलती है। वो कैसे है उसके पीछे का लॉजिक देना हमको। अभी तक देखो आपने कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देखा ना इस चैप्टर से, क्योंकि आता ही नहीं है भाई, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, और इसको अच्छे से करके जाना आपको भी इस चैप्टर को। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कंपोनेंट। दोनों जो है इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए बहुत काम के हैं। बोथ आर इंटर रिलेटेड बिकॉज दे प्ले क्रिटिकल रोल इन कंट्री इकोनॉमिक प्रोसेस। दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड वाइल द इंडस्ट्री इज इन चार्ज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीकल्चर से खाना मिलता है और साथ में जो बाकी चीज़ें चाहिए, सामान चाहिए, सर्विसेज चाहिए, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिलता है। मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक कॉटन, जूट, शुगर केन। शुगर केन से देख लो तुम कितनी सारी चीज़ें बनती है ना। कॉटन से कपड़े बनते हैं, कपड़े नहीं है तो देख लो क्या होने वाला फिर, है ना। तो ये चीज़ें हैं और इन्हीं की वजह से पूरा सेक्टर जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, मेजोरिटी। इफ़ एग्रीकल्चर ग्रोज इन अ कंट्री देन देयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑक्यूर। अगर किसी देश में एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी उनकी अच्छी होगी, और अगर एग्रीकल्चर ख़राब है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी उनकी ख़राब ही चलती रहेगी। डिफाइन प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये मतलब एग्रीकल्चर वो होती है। गिव सम एग्जाम्पल देने हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये ज़्यादातर कमर्शियल फार्मिंग में हम करते हैं, मतलब इसमें हम पौधे को उखाड़ के दूसरी जगह लगा देते हैं, ऐसा कुछ होता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। अच्छा ये होता है क्या, मैंने कुछ उल्टा पढ़ लिया यार, डेफिनेशन में गड़बड़ थी शायद मेरे सोचने में। चलो कोई ना, तो आंसर तो मैंने बुक से देख देख के लिख रखे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक सिंगल क्रॉप को हम जो है बड़े एरिया में उगा देते हैं और उसको हम कहते हैं प्लांटेशन। कमर्शियल मतलब बेचने वगैरह के पर्पज़ के लिए। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री।
तो यहाँ पे जो है ये बड़ा मार्केट होता है एक्चुअली में इसका, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, शुगर केन बनाना, क्योंकि हमको तो इतना नहीं खाना, सारे के सारे बेच के आना, तो इसीलिए जो है हम ऐसी फसलों को उगाते हैं और इनको कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये कुछ एग्जाम्पल थे इनके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ राइस। 2 कंडीशन बतानी है, 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर, 100 से ज़्यादा रेनफॉल। प्रभु की दया से 200 भी आ जाए तो दिक्कत नहीं है। व्हाट इज झूमिंग और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। झूम बराबर झूम खेती पूछ लो या फिर स्लैश बर्न एग्रीकल्चर, एक ही चीज़ होती है ये। तो ये क्या होती है? फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप फॉर सस्टेनेबिलिटी सस्टेन देयर फैमिली। लोग क्या करते हैं, थोड़े से इलाके को खाली करते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं अपने परिवार को पालने के लिए सिर्फ। व्हेन द सोइल फर्टिलिटी डिक्रीज फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। जब वहाँ पर फसल सही से नहीं उगती, मतलब 1-2 साल उगाते हैं, उसके बाद उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी जगह जाके सेम प्रोसेस अपनाते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सोइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। और उनको उस ज़मीन से फिर कुछ लेना देना नहीं होता, फिर से वहाँ पे घास पत्तियाँ उगाती हैं और फिर से वो नेचर में मिक्स हो जाती हैं। इट इज़ कॉल्ड झूमिंग एग्रीकल्चर, और इसी को हम कहते हैं झूमिंग एग्रीकल्चर। और स्लैश बर्न इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे पेड़ पत्ते जो है उनको काटते हैं, फिर सुखा के उनको आग लगा दी जाती है। स्लैश बर्न इसीलिए बोल रहे हैं इसको, ठीक है। डिफाइन कमर्शियल फार्मिंग या फिर व्हाट आर कमर्शियल एग्रीकल्चर, मतलब बेचने वाले एग्रीकल्चर बेसिकली। फार्मर्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर ट्रेड पर्पस इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। फार्मिंग जो होती है, जो बड़े स्केल पे होती है, सिर्फ बेचना है उसको और कोई काम नहीं, हमें नहीं खाना उसको, सिर्फ बेचना है, तो उसको हम कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस फार्मिंग दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूज ऑफ हाइयर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट। हम इसको सारी की सारी वो ताकतें देंगे, क्योंकि हमको तो खाने हैं नहीं, बेच के आने हैं, बेच के आने तो हमको ज़्यादा चाहिए। HYV सीड भी देंगे, फर्टिलाइजर भी लगाएंगे, इंसेक्टिसाइड भी लगाएंगे, पेस्टिसाइड, दवाई, खाद जो भी मिलेगा ढूस डालेंगे उसमें, क्योंकि हमको बेच के आना है ना, हमको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा बेचेंगे ज़्यादा मिलेगा, तो इसीलिए। विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, व्हाट आर इट्स यूजेज। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? जूट को। तो इसके यूज क्या है? रस्सी, बैग, क्लॉथ एंड मैनी अदर डेली लाइफ प्रोडक्ट इससे बनते हैं। अब ये है डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप। जब भी आपसे कभी भी डिफरेंस या डिस्टिंग्विश आपको वर्ड क्वेश्चन में दिख जाए तो ऐसे ही एक टेबल सी बना के ही आंसर देना, आपको मस्त नंबर मिलेंगे टीचर की साइड से। अगर 2 नंबर में है तो 2-2 पॉइंट दोनों की साइड से, 1 नंबर का तो 1-1 पॉइंट बता देना, और 5 नंबर में तो 5-5 पॉइंट दोनों साइड लिखने पड़ेंगे। चलो अब देखते हैं यहाँ पे रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप, या फिर राइट 2 क्रॉप्स ऑफ रबी सीजन। 2 क्रॉप के नाम बताने, वो तो एग्जाम्पल में मिल जाएंगे और सेम ही इसके भी आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स में। देखते हैं रबी क्रॉप। रबी देखो याद नहीं हुई ना, मैं बता देता हूँ कैसे याद होती है ये। रबी से याद कर लो, रबी से रजाई, ठीक है, यानी कि सर्दियों का टाइम है और सर्दियों में होती है। या फिर खरीफ से याद कर लो, कैसे खराब, ठीक है, गर्मियों में खराब हो जाता है ना खाना, तो वही चीज़ है। अब कोई सा भी प्रोसेस याद कर लो, बट याद हो जानी चाहिए, आपको याद आ जानी चाहिए। रबी क्रॉप आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोते हैं और अप्रैल जून के आसपास इसको काट लेते हैं, जैसे वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। अब खरीफ क्रॉप जस्ट उल्टा है, इसमें जो है हम मानसून के आसपास इसको उगाते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं, क्योंकि फिर रबी का सीजन आ जाएगा, फिर उसकी भी तो तैयारी करनी है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे मेज, पैडी, जवार, बाजरा, तूर, अरहर की दाल जो होती है वो वाली है ये, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो ये बाकी ये चीज़ें हैं जो कि गर्मियों में उगती हैं। यानी कि तुम्हें एक चीज़, सिंपल चीज़ ये समझ लो, जो तुमको सर्दियों में खाने को मिल रहे हैं, जो फल फ्रूट वगैरह जो भी चीज़ें, तो वो गर्मियों में उगा रहे हैं, और जो गर्मियों में मिल रहे हैं वो सर्दियों में उगा रहे हैं, बस ऐसे याद कर लो तुम। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, या फिर मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon the introducing agricultural reform to improve Indian agriculture in 1960s and 1970s is known as Green Revolution। भारत सरकार ने भारत में खेती को तरक्की पे लाने के लिए, बढ़ाने के लिए 1960 से 70 के बीच में लोगों के अंदर क्रांति लाई, जिसके अंदर जो है HYV सीड्स प्रोवाइड कराए गए, सस्ते लोन दिए गए फार्मर्स को, और इसी को हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। विच कंट्री इज सेड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन। कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन कौन सा है? इंडिया। व्हाट इज प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इसको, ये कौन सी फार्मिंग होती है?
प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड, यानी कि छोटे से हिस्से पे की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रीमिटिव टूल्स, देसी टूल की मदद से करी जाती है। कोई बड़ी मशीनें नहीं आती, जैसे हो डाओ डिगिंग स्टिक्स, मतलब खुरपा कस्सी लेके लग जाओ, एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर, और मतलब लोकल हम अपने परिवार आप खुद ही इस फसल को उगा लेते हैं, किसी की ज़्यादा ज़रूरत हमको नहीं पड़ती। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मानसून, नेचर, फर्टिलिटी ऑफ सोयल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द क्रॉप ग्रोन। तो यहाँ पर जो है हम ज़्यादातर नेचर के ऊपर निर्भर रहते हैं। बारिश का पानी हो गया तो भाई फसल हो गई, नहीं तो चल रहा है काम, कोई बात नहीं। तो ऐसे वाला जुगाड़ होता है, इसको बोलते हैं प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इन प्रोडक्शन ऑफ राइस आवर कंट्री स्टैंड्स ऑन विच नंबर, कौन से नंबर पे आती है? सेकंड नंबर पे। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन विच क्लाइमेट, कौन से में होता है? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। रबर इज अ क्रॉप ऑफ विच एरिया, रबर कौन से एरिया की क्रॉप है, मतलब एरिया बताने। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया लाइक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका। यहाँ तक भी हो गए, इतना भी काम चल जाएगा, ठीक है। विच वन डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज गोन ऑन लार्ज स्केल, एक फसल को जब हम बड़े स्केल पे उगाते हैं क्या बुलाते हैं? कमर्शियल फार्मिंग। विच क्रॉप आर सोन टू इंक्रीज द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल, नेचुरल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाते हैं? पल्सिस एंड फोडर क्रॉप्स लाइक जवार, मेज, जवार, मक्का वगैरह ये चीज़ें। विच टू क्रॉप्स ऑफ जायद, राइट टू क्रॉप्स ऑफ जायद सीजन, जायद का एक सीजन आता है बीच में जिसमें हम ककड़ी, तरबूजे, खरबूजे वगैरह लगा देते हैं, उसको बोलते हैं। 2 क्रॉप बतानी है, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर। अब जो है हमारा आ चुका है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। आसान सा ही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू में डाल दिया मैंने। वाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, तुम क्यों सोचते हो कि भाई सोलर इंडिया में सक्सेसफुल है इसका मार्केट? बताओ, कारण बता दो। इंडिया इज ब्लेस्ड विद प्लेंटी ऑफ सोलर एनर्जी बिकॉज मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री रिसीव अ ब्राइट सनलाइट, तो ज़्यादातर हिस्से में इंडिया में अच्छी सनलाइट है, और इसी वजह से हम सोच रहे हैं, हमारा दिमाग चला रहे हैं कि इंडिया में सोलर चल जाएंगी। इंडिया हैज़ डेवलप्ड टेक्नोलॉजी टू यूज सोलर एनर्जी फॉर कुकिंग, वाटर हीटिंग, स्पेस हीटिंग, क्रॉप ड्राइंग। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी हमने बना ली है जिससे हम सोलर की मदद से खाना बना सकते हैं, हम गर्मी पैदा कर सकते हैं, और क्रॉप को सुखा सकते हैं, अलग अलग पर्पसेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पता नहीं कब बना यार, सोलर तो खुद बना नहीं पा रहे हम लोग। इट इज़ एन अबंडेंट, इनएग्जॉस्टिबल एंड यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये वो सोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। इंडिया इज ट्रॉपिकल कंट्री, एक अच्छा एरिया भी है, पोल्यूशन फ्री भी है, चोचलेबाजी नहीं है, धुआं निकल रहा है, तो वो काम नहीं है यहाँ पे। जैसे बड़े बड़े जो है प्लांट लगे हुए हैं तो एनर्जी बिजली बनाने के, तो वहाँ पे धुआं निकलता रहता है हर टाइम, तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी बेटर चीज़ है ये, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन पावर अच्छी है यहाँ पे, सोलर पावर। व्हाट आर मिनरल्स, टेल टाइप्स एंड गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ आयरन ओर। तो पहले तो हमें बताना है मिनरल क्या होते हैं, फिर आयरन ओर के बारे में बताना है थोड़ा सा। यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, व्हाट इज मिनरल, डिफाइन। सेम ही चीज़ है, इतना सा लिखना है, जितना ही है ना इतना सा ही यहाँ पे इसका आंसर लिखना रहेगा। जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज अ होमोजीनियस नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस विद द डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो जियोलॉजिस्ट है, यानी कि जो जियोग्राफी वगैरह एरियाज़ के बारे में अलग अलग स्टडी करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो है होमोजीनियस नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस है, डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन वेरियस फॉर्म्स इन नेचर, रॉक्स आर कंपोजिशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। ये जो होमोजीनियस सब्सटेंस है, कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस है, तो वो रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं और उनको हम बुलाते हैं मिनरल। यानी कि जैसे सोना है, गोल्ड है, तो वो जो है गोल्ड अगर प्योर मिल गया तो वो उसको मिनरल नहीं कह रहे, मिनरल है यानी कि वो कबाड़े में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उस कबाड़े में से उस गोल्ड को ढूंढ के लाना है तुमको, तो उसको हम बुलाते हैं मिनरल। समझ गए अब तो। देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ मिनरल, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, एनर्जी मिनरल। तो ये जो है अलग अलग टाइप के मिनरल होते हैं। मेटेलिक जिसमें मेटल निकलती है, नॉन मेटेलिक जिसमें नॉन मेटल निकलती है, एनर्जी मिनरल में एनर्जी वाले जो है सब्सटेंसेस बाहर निकाले जाते हैं। आयरन ओर देखते हैं, आयरन ओर का डिस्क्रिप्शन पूछा था ना हमसे इस वाले क्वेश्चन में, नीचे वाले का आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है।
यहाँ तक भी डिफाइन कर सकते हो। साफ कर देता हूँ थोड़ा। ये जो है ना इस वाले का आंसर आप यहाँ तक भी डिफाइन कर सकते हो या फिर यहाँ तक भी डिफाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। इसमें आयरन ओर का डिस्क्रिप्शन पूछा है साथ में। आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडिया इज द एंडोर्ड विद द फेयरली अबंडेंट रिसोर्स ऑफ आयरन ओर। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर्स। तो इंडिया के अंदर जो है देखो गोल्ड, ये जो आयरन है ये ज़रूरत है। हर इंडस्ट्री, फैक्ट्री बनानी है, कुछ भी करना है, मशीनें बनानी है, हर चीज़ में आपको आयरन चाहिए। तो आयरन बेसिक बैकबोन बुलाते हैं इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। और इंडिया में ये जो है अच्छे मतलब मिल जाता है, ठीक ठाक बढ़िया मिल जाता है ये इंडिया के अंदर से, इंडिया की ज़मीन के अंदर। और यहाँ पर जो है इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी आयरन, यानी कि आयरन के अंदर भी अलग अलग क्वालिटी होती है आयरन ओर की। तो यहाँ पे इंडिया में अच्छी क्वालिटी का आयरन हमको मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत काम का क्वेश्चन है, रट लेना इसको। तो नेचुरल गैस और बायोगैस के बीच में डिफरेंस बताना है। और बायोगैस का पूछे तो सिर्फ बायोगैस वाला टेप देना है यहाँ पे, ये वाले में, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ कंपैरिजन। इधर की साइड में रहेगा नेचुरल गैस वर्सेस बायोगैस। पहले पॉइंट देखते हैं, तीन नंबर का क्वेश्चन था तो 3 पॉइंट दिए मैंने, ठीक है। इट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, वो दिखना चाहिए ना, अच्छा रहेगा। इट इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट, क्योंकि नेचुरल गैस कहाँ मिलती है, जहाँ पे पेट्रोलियम निकलता है उसके ऊपर ही तो होती है नेचुरल गैस। ये गोबर से मिलती है, ऑर्गेनिक वेस्ट से। इट टुक करोड्स ऑफ ईयर टू प्रोड्यूस, करोड़ों साल लग गए बेचारी को बनने में, और वही एनर्जी हम यहाँ पे सस्ते में बना रहे गोबर से, वो भी। इट टेक वेरी लेस टाइम, 2-4 हफ्ते में ये बन के तैयार हो जाती है हमारी बायोगैस। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एनर्जी। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल यानी कि ट्रेड करने वाली, नॉन ट्रेड करने वाली एनर्जी के बारे में बताना, ठीक है। चलो देखते हैं। कमर्शियल एनर्जी अवेलेबल एट सम प्राइस वैल्यू, क्योंकि हम बेच रहे हैं उसको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह से बनती है ये। इट इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बार बार यूज कर सकते हैं। फायरवुड यानी लकड़ी, एग्रीकल्चर वेस्ट एटसेट्रा, तो ये वो चीज़ें होती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट की एनर्जी है। इसका पर्पस अलग होता है, इसका पर्पस अलग होता है, लेकिन फिर भी इकट्ठा कंपैरिजन पूछ रहे हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन एंथ्रासाइड एंड बिटुमिनस कोल। कोल की 2 वैरायटी होती है, एक होती है एंथ्रासाइड, एक होती है बिटुमिनस, और इनका कंपैरिजन पूछा है। तो एंथ्रासाइड कोल है जिसके अंदर 80% से ज़्यादा कार्बन होता है, इसके अंदर 60 से 80% के बीच में होता है, और कुछ कार्बन इससे भी फुद्दू से होते हैं। इट इज़ हार्ड, ब्लैक एंड कॉम्पैक्ट, ये लो ग्रेड कार्बन होता है एंथ्रासाइड के कंपैरेटिवली। ये हाईएस्ट क्वालिटी है कोल की, ये मीडियम क्वालिटी है, और एक सस्ती क्वालिटी भी होती है। उसका नाम आप कमेंट बताना, देखते हैं किस किस को पता है सबसे घटिया क्वालिटी का कोल कौन सा है, कमेंट करना जल्दी से। वाई कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज नेसेसरी, तो मिनरल्स को बचाना क्यों ज़रूरी है, या फिर वाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, या फिर हमको ये मिनरल रिसोर्सेज को क्यों बचाना चाहिए। इन ऑर्डर टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज वी मस्ट सी टू दैट आवर कंजम्पशन ऑफ मिनरल डज नॉट इंक्रीज आवर वांट्स। We must remember that these resources are one of the greatest gifts of God, and we must use them in such a manner that our future generation also enjoy this gift। यानी कि हम लोग अगर मिनरल्स को ऐसे ही मज़े से उड़ाते रहे तो आने वाली, क्योंकि ये इकलौता ऐसा गिफ्ट है, बहुत महान गिफ्ट हमको दिया है गॉड ने, और अगर हम इसको बचा नहीं पाए तो हम जिंदा रहने वाले जैसे चल जाएगा, लेकिन आने वाली जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। और इसीलिए हमको जो है इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना चाहिए, ताकि वो भी इससे कुछ डेवलपमेंट अपनी कर पाए। अब डिस्टिंग्विश बताना है मेटालिक और नॉन मेटालिक, बहुत काम का क्वेश्चन है ये भी। मेटालिक मिनरल कंटेन मेटल्स इन द रॉ फॉर्म। नॉन मेटालिक में नॉन मेटल मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। दीज आर यूजुअली हार्ड एंड हैव अ साइन, चमक होती है क्योंकि मेटल है, और ये जो है हार्ड होते हैं, नॉट यूजुअली हार्ड नहीं होते, और कोई चमक नहीं होती, क्योंकि मेटल मजबूत होती है ना उसके कंपैरेटिवली बाकी चीज़ों के। एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, बॉक्साइट वगैरह। इसमें है सोल्ट, कोल, माइका, क्ले, तो ये चीज़ों में दम होता नहीं है, क्योंकि बड़ी चट्टानें हैं लेकिन मजबूती नहीं है वो वाली। हाउ मैनी टाइप्स आर रॉक्स, रॉक कितने टाइप की होती है, और नाम भी बताने हैं। 3 टाइप की होती हैं, 3 टाइप, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। इनके बारे में पता भी होना चाहिए कौन सी रॉक क्या करती है, ठीक है, मतलब कैसे बनी हुई है, किस चीज़ से, ठीक है। गिव 4 नेम्स ऑफ रिन्यूएबल पावर
रिसोर्सेज, रिन्यूएबल पावर रिसोर्सेज के 4 नाम। हाइड्रो पावर यानी एग्जाम्पल कह लो एक तरीके से, सोलर पावर, विंड पावर, जियोथर्मल पावर, टाइडल पावर। मैंने तो इतने सारे दे दिए, इन्होंने तो 4 ही पूछे थे हमसे। विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज टाइडल एनर्जी, लहरों से जो बिजली बन रही है वो कैसी है, रिन्यूएबल, क्योंकि खत्म ही नहीं होगी कभी वो। विच मिनरल इज कंटेन्ड इन द मोनेजाइट सैंड, मोनेजाइट सैंड में कौन सा मिनरल मिलता है, ये पता होनी चाहिए। 2-4 पॉपुलर से जो है, वैसे जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ अगर आप सिर्फ यही कर लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा आराम से। जो है इसमें जियोग्राफी में 20 में से कम 18 नंबर या 20 के 20 भी आप नंबर ला सकते हो। वो आपके ऊपर है, आप कितना पढ़ के जाते हो, कितना याद करके जाते हो और कितना छोड़ के भाग जाते हो। तो इसमें से जो है मोनेजाइट सैंड में कौन सा मिनरल है, थोरियम। विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर, आयरन ओर कैसा रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि खत्म हो गया तो वापस नहीं मिलना। इन विच टाइप ऑफ रॉक द मिनरल आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, एक्यूमुलेशन एंड कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा, ये डेफिनेशन चिपका दी है सेडिमेंट्री रॉक्स की हमको। विच वन मिनरल इज फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक लिविंग अ रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल, तो वो कौन सा मिनरल है, बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम निकलती है। वी राइट डाउन द 2 यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के 2 फायदे बता दो। एक तो केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स, एल्यूमिनियम के वायर वगैरह भी तो बनते हैं ना, तो इलेक्ट्रिकल गुड्स वगैरह भी बनते हैं। और वैसे तो तसले वगैरह भी पता नहीं क्या क्या बना के बेच देते हैं लोग। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल का एक एग्जाम्पल, माइका। और भी बहुत सारे हैं, जो उनसा याद आ जाए चिपका देना। एग्जैक्ट आंसर नहीं है ये, मतलब वैरी कर सकता है आपके सोच के हिसाब से, बहुत सारे हैं ना, जो सा मन करे लगा दे, लिख देना। राइट द नेम ऑफ कोल ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोल का क्या नाम है, एंथ्रासाइड है। और सबसे घटिया क्वालिटी का आपको कमेंट में बताना है, ठीक है ना। वेयर इज द बिगेस्ट सोलर प्लांट एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर। टेल द टाइप ऑफ आयरन ओर, आयरन ओर के टाइप बता दो, तो 2 टाइप का है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 6, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि प्रोडक्शन टाइप का है ये चैप्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, डिफाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड डिस्क्राइब अबाउट कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया। पहले तो बताना है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, फिर कॉटन इंडस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब करना है। प्रोडक्शन ऑफ गुड इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इन इंडस्ट्री इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के अंदर जो है मतलब हम रॉ मटेरियल से एक वैल्यूएबल चीज़ बना देते हैं, उसी को हम बुलाते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं अब क्या है। इन एशियंट इंडिया cotton textiles were produced with hand spinning and handloom weaving technique. After the 18th century, power loom came into use. हमको जो है ना मतलब डेवलपमेंट के बारे में बताना है, कैसे कैसे क्या हुआ फिर। तो शुरुआत में जो है मतलब हाथों से करते थे सारी चीज़ें, फिर 18वीं शताब्दी में पावर लूम आ गए, बिजली से चलने वाली चीज़ें। इन द अर्ली ईयर्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र गुजरात। पहले जो है महाराष्ट्र गुजरात के आसपास लगती थी, क्योंकि कॉटन ही वहीं पे उगता था। रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट सब कुछ वहाँ पे इजीली अवेलेबल था, कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट्स लोकलाइजेशन। और यही सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इसकी जो डिमांड है उसी एरिया में बढ़ गई इन इंडस्ट्रीज़ की। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर, ज़्यादा क्लोज लिंक है, क्योंकि अगर कॉटन नहीं हुआ तो इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स, कॉटन बॉल, प्लोइंग वर्कर्स, जो भी लोग इसके साथ जुड़ के कुछ काम कर रहे हैं अलग अलग टाइप का, तो वो सारे कामों में सभी को जो है ये इंडस्ट्री रोजगार दे रही है, कमाने का मौका दे रही है। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग, डिफाइन। अब ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये वाली है ना, ये वाली यहीं पे इतना आशा कर लेना, वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी है। हाउ डू इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एनवायरनमेंट, राइट इन ब्रीफ। यानी कि जो इंडस्ट्रीज है वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कैसे करती है, खराब कैसे करती हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर मैनकाइंड, यानी कि इंसानों के लिए जो पोल्यूशन है एनवायरनमेंट को बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इंडस्ट्रीज हैव कोज्ड एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पोल्यूशन। जितने भी नाम सुने होंगे सारे टाइप के पोल्यूशन इंडस्ट्रीज फैला सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस कोज एयर पोल्यूशन। ज़्यादातर जो चीज़ें होती है, जो गैसेस निकलती है इंडस्ट्रीज से, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जहरीली गैसें होती है और जिसकी वजह से होता है एयर पोल्यूशन। स्मोक फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कोज हजार्ड्स, यानी कि जो केमिकल्स वगैरह जलाए जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उससे भी बहुत खतरनाक जो गैसें निकलती है।
भोपाल गैस ट्रेजेडी इज़ वन एग्जाम्पल। आपने कभी ना कभी सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, बहुत सारे लोगों की एक गैस का जो है इंसिडेंट हो गया गैस लीक की वजह से, और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ये एक बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला। इंडस्ट्रियल वेस्ट कॉजेज वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज में से जो वेस्ट निकलता है उसको नदियों में फेंक देते हैं, उससे होता है वाटर पोल्यूशन। या फिर अंडरग्राउंड उतार देते हैं तो ज़मीन का पोल्यूशन, ज़मीन के पानी का भी पोल्यूशन। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर प्लांट कोज कैंसर। और न्यूक्लियर प्लांट से जो वेस्ट बच के बाहर निकलता है उससे कैंसर तक फैलती है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस कोज नॉइज पोल्यूशन। और इंडस्ट्रीज जब चलती है उससे होता है नॉइज पोल्यूशन। यानी कि कुल मिला के हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी खराबियां ये लेके आती हैं। जो फायदे हमको दिखते हैं, घाटे तो होते ही हैं यार उसके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कॉटन इंडस्ट्री जो है महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों लगी हुई है। सिमिलर सा क्वेश्चन शायद हमने एक बार एक और करा था, आई थिंक सो। तो देखो ये था ना, कॉटन इंडस्ट्रीज इन इंडिया, ये भी सेम आंसर भी आप लिख सकते हो, वहाँ पे सेम लॉजिक पे काम करेगा। अब देखो क्या लिखना है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कुछ कारण थे, जैसे कि रॉ मटेरियल अवेलेबल वहीं पर था, बड़ा मार्केट था इंटरनेशनल ट्रेड के लिए क्योंकि मुंबई एक बड़ा पोर्ट था वहाँ पे आसपास में, और ट्रांसपोर्ट टू पोर्ट वाज चीप। और बाहर के देशों में भेजना है तो पोर्ट के थ्रू जाएगा, तो वहाँ पे नज़दीक है तो सस्ता पड़ेगा वो चीज़ भी। चीप लेबर इन दीज एरियाज, और लेबर थी वो भी सस्ती थी, यानी कि कुल मिला के सस्ते में काम निपट रहा था। तो इसीलिए जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात के पास में लगाई गई थी। वट आर बेसिक इंडस्ट्रीज, गिव एग्जाम्पल। काम का क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। बेसिक इंडस्ट्रीज सप्लाइज द प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स सच एज आयरन एंड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम आर सम बेसिक इंडस्ट्रीज। देखो कुछ इंडस्ट्री क्या होती है, बेसिक रॉ मटेरियल बनाती है। मतलब इंडस्ट्री क्या होती है, मतलब रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट होता है एक्चुअली में वो प्रोडक्ट ही किसी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल होता है, और उसी को कहा जाता है बेसिक इंडस्ट्री। जैसे कि एक कंपनी है जो आयरन स्टील का कुछ बना रही है, तो उन पाइपों से आगे कुछ और बनाती हुई कोई कंपनी। कॉपर है, कॉपर एक कंपनी कॉपर बना रही है, कॉपर के वायर्स बना रही है, उसके बाद में उन वायर से आगे भी कुछ बनते हैं, कुछ चीज़ें बनती हैं। तो इस प्रकार से वो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल की जाती है जो चीज़ें, उनको बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है, यानी कि इनके बिना काम नहीं चलने वाला। व्हाट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, नाम से पता लग गया होगा, एग्रो यानी एग्रीकल्चर के ऊपर जो इंडस्ट्रीज बेस्ड है उनको कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। जैसे जूट इंडस्ट्री हो गया, कॉटन इंडस्ट्री हो गया। नेम एनी 3 फिजिकल फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अगर आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए 3 फिजिकल फैक्टर बताने। फैक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा कि फिजिकल कौन से हैं, और अलग अलग टाइप के होते हैं जो ये। तो फिजिकल फैक्टर्स, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल है भी वहाँ पे नहीं है। सूटेबल क्लाइमेट है कि नहीं है। अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है कि नहीं है, यानी कि हम पता लगे हमने ऐसी जगह फैक्ट्री डाल दी जहाँ से ट्रांसपोर्ट का कुछ है ही नहीं जुगाड़, तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर। तो वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। क्लासीफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि किसकी कंपनी है, वो खुद की है, सरकारी, प्राइवेट, तो उसके बेसिस पे बताना है कि इंडस्ट्रीज कितने टाइप के होते हैं, क्लासीफाई करना है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होती है, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। ये 4 टाइप की इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है। नेम फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूसिंग सेंटर्स ऑफ इंडिया। 4 इलेक्ट्रॉनिक गुड, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनते हैं, यानी कि जो सर्किट बोर्ड वगैरह होती है वो चीज़ें जहाँ पे बनती है, 4 ऐसे जो है सेंटर्स बताने हैं। तो वो है बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई एंड कलकत्ता। वाई आर मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। ये सेम लॉजिक है जो कि हमने अभी पढ़ा था। देखो ये कौन सा था, अरे कहाँ गया, क्वेश्चन ही घूम गया क्या। हाँ देखो, जैसे ये था ना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों थी, तो वही सेम लॉजिक पे है कि वो जो जूट इंडस्ट्री थी वो कलकत्ता में थी। सेम लॉजिक पे देखो, जूट मिल्स ऑफ इंडिया लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल मेनली अलोंग द बैंक ऑफ हुगली रिवर बिकॉज ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, क्योंकि यहाँ पे जूट उगता था, जैसे वहाँ पे कॉटन उगता था वैसे यहाँ पे जूट उग रहा था। लेस एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रोडवे, रेलवे एंड वाटरवे टू फैसिलिटेट रॉ मटेरियल टू जूट मिल्स। तो जूट मिल तक सामान आसानी से पहुंच सकता था, एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। वही वजह थी कि जूट जहां पास में था तो वहां पे जूट इंडस्ट्री सेटअप हुई वेस्ट बंगाल में, वही उसके कंपैरेटिवली कॉटन जहां पे ज़्यादा था वहां पे कॉटन इंडस्ट्री सेटअप हो गई थी।
व्हाट आर लाइट इंडस्ट्रीज? कुछ इंडस्ट्रीज बहुत हल्का सामान बनाते हैं, उनको बोलते हैं लाइट इंडस्ट्रीज। देखो क्या लिखना है, इंडस्ट्रीज यूजिंग लाइट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट लाइट गुड्स आर कॉल्ड लाइट इंडस्ट्रीज। जैसे लाइट बिजली वाली नहीं है ये, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री प्रोड्यूसिव फैन, बल्ब, वॉच एटसेट्रा, तो इनका जो वजन है वो कम होता है कंपेरेटिवली। आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया, ऐसे बड़ी बड़ी भारी भारी इंडस्ट्रीज के कंपेरेटिवली बहुत हल्का सामान होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर टेलीफोन, कंप्यूटर एटसेट्रा? तो कौन सी इंडस्ट्री बनाती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है जो टेलीफोन, कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह बनाती है। विच इंडस्ट्री यूजेस लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल? लाइमस्टोन को कौन यूज करता है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लाइमस्टोन से जो है बहुत काम आता है इस इंडस्ट्रीज के पर्पसेस के लिए। विच इंडस्ट्री यूजेज बॉक्साइट एज रॉ मटेरियल? बॉक्साइट को कौन सी इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है? एल्यूमिनियम, क्योंकि देखो ये जो है मिनरल होता है बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है, तो इसीलिए ये तो जरूरी से भी जरूरी है, नहीं तो एल्यूमिनियम ही नहीं मिलेगा। फिर इन द ब्लैंक इज यूज्ड बाय एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एज अ बेसिक रॉ मटेरियल। तो क्या इस्तेमाल होता है? बॉक्साइट, ऑब्वियस सी बात है। डिफाइन द पब्लिक इंडस्ट्री, ये ऑप्शंस भी दिए थे वैसे इन्होंने सुविधा के लिए। पब्लिक इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्रीज विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक इंडस्ट्रीज। वो कंपनियां जो सरकार चला रही है, सरकार ही मैनेज करे सारी चीजें, उसको कहते हैं हम पब्लिक इंडस्ट्री। जैसे कि भेल हो गया, सेल हो गया, ये लोहे की कंपनी है, स्टील की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL जो है, इज अ फिल इन द ब्लैंक सेक्टर एंटरप्राइज। तो कौन से सेक्टर का है ये? पब्लिक या प्राइवेट? तो यह है पब्लिक का। प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल व्हाट वी कॉल? तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। इन विच स्टेट भिलाई स्टील प्लांट इज लोकेटेड? भिलाई स्टील प्लांट कौन से स्टेट में है? वो है छत्तीसगढ़ में। ये मैप पे भी आता है, बहुत बार आता है, मतलब हद से ज़्यादा आया मैप के ऊपर, लेकिन मैप वाली वीडियो आपको अलग से मिलेगी, तो उस वीडियो में आपको जो है वो वाले क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। मतलब मैप के सारे क्वेश्चन वहाँ पे दे रखे, मैप भी दे रखे, तो वहाँ से भी याद हो जाएगा। वो तो छत्तीसगढ़ में याद रख लेना, वैसे सिंपल क्वेश्चन में पूछ लिया कई बार इसको। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लास्ट चैप्टर है हमारा, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अभी इसमें जो है ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की जाएगी पूरे चैप्टर में। वाई आर द मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ नेशन एंड इट्स इकोनॉमी? तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन को लाइफ लाइन क्यों कहा जाता है? ऑल द वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ट्राइज टू ब्रिंग वर्ल्ड क्लोजर। हर एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट हो गया या कम्युनिकेशन संसार को पास लाने का काम करती है। अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, वाटरवे, रोड्स, एयरलाइन हेल्प द गुड्स टू एंड पीपल टू ट्रैवल फास्टर एंड प्रोवाइड अ लाइफ लाइन टू अ कंट्री। मतलब जो टाइम बचाने की चीज़ है, ये टाइम बचाती है, किसी पर्सन का हो गया या गुड्स को ट्रैवल करना आसान हो जाता है, ट्रांसपोर्ट करना। Similarly, mean of communication like telephone, film, internet, book, newspaper help in reduce distance between people because people can know from a far location about them। मतलब दूर से ही लोग जो है उनके बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते रहते हैं कि अमेरिका में ये है, यूरोप में ये है, ऐसे हमें दूर से ही पता लग जाता है, हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आर कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ नेशन एंड इट्स इकोनॉमी, और इसी वजह से इसको जो है लाइफ लाइन कहा जाता है नेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द मेन मीन ऑफ कम्युनिकेशन? मीन ऑफ कम्युनिकेशन बताने हैं। एक्सप्लेन देयर पॉजिटिव रोल इन इंडियन इकोनॉमी, पॉजिटिव रोल के बारे में डिस्कस भी करना है। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन विच इंक्लूड टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल, प्रेस, फिल्म, कंप्यूटर आर द मेजर मीन ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। तो मेन मीन पूछे ना इन्होंने कि कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं, तो वो है ये सारी चीज़ें जिनसे कम्युनिकेशन जो है होता है। अब रोल ऑफ कम्युनिकेशन, पॉजिटिव रोल बताना था हमको, तो ये है पॉजिटिव रोल। इंडियन पोस्टल सर्विस IPS इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है क्योंकि पब्लिक ही यहाँ पे यार इंडिया में। इट डिलीवर पार्सल्स एज वेल एज द पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज। तो अलग अलग पॉलिसीज वगैरह के बारे में प्रमोशन भी, लोगों को जागरूक करते, बहुत सारी चीज़ों में जो है इसका जो है मार्केट है बना हुआ है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। एशिया के अंदर सबसे बड़ा जो टेलीकॉम नेटवर्क है, यानी मोबाइल फ़ोन का जो नेटवर्क है, वो भी इंडिया में ही है। एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेस, मोर देन 2/3 ऑफ विलेजेस इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद द STD टेलीफोन फैसिलिटी। काट दो भाई इसको, मतलब ऐसे नहीं, मतलब मजाक कर रहा हूँ यार, लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि यार बुक वालों ने यही लिख रखा है। वैसे बेशरम है ये, जब किताब बनाई थी 2004 में, उसके बाद मन ही नहीं किया STD से आगे जाने का।
पहले के टाइम में वो देखे होंगे ना अपने फिल्मों में, वो ऐसे एक वो डब्बा सा लगाते थे कान को, फ़ोन वाला डब्बा, और बेसिकली उसमें ऐसे घर्र घर्र ऐसे करके नंबर डायल करते, वो याद होंगे आपने फिल्मों में देखे होंगे कहीं ना कहीं। तो वही चीज़ है ये एसटीडी। और अब ये बोल रहे हैं अभी तो 5G आ गया है, तो 4G के पास भी नहीं है, 3G के पास भी नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, इन्होंने उस टाइम पे भी बहुत अच्छी जो है तरक्की करी थी कि हाँ इन्होंने ऑलमोस्ट इंडिया को कवर कर दिया था एसटीडी की मदद से भी। India publishes a large number of newspaper and periodically annually newspaper are published in about 100 languages। इंडिया के अंदर लगभग 100 लैंग्वेज में न्यूज़पेपर जो है पब्लिश किए जाते हैं और बहुत सारे किए जाते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म इन द वर्ल्ड। इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म, वीडियो फीचर फिल्म एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म। इंडिया को जो है खिताब मिला हुआ है सबसे ज़्यादा फिल्में लॉन्च करने का। भाई पॉपुलर हो ना हो उससे मतलब नहीं है, पब्लिश करने से, ठीक है ना। पब्लिश होती है इनकी बहुत सारी फिल्में बनाई जाती हैं, कुछ अच्छी होती है और कुछ बस गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिस्क्राइब रेलवे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है इस चैप्टर में, बस खास तौर पे ट्रांसपोर्ट पे से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट बताने हैं, तो जैसे लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट, ये 3 टाइप के होते हैं ट्रांसपोर्ट। अब रेलवे ट्रांसपोर्ट के बारे में बता दो। रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। तो रेलवे जो है हर चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है अच्छा जो है माध्यम है। रेलवे ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट multifarious activities like business, sightseeing, pilgrimage among the transportation of goods over longer distances। यानी कि लोग जो है रेलवेज की मदद से भारी भरकम सामान भी ले जाते हैं, लोग बिजनेस भी कर रहे हैं रेलवे की मदद से, ट्रैवल करके मतलब इधर उधर आना जाना, सारी चीज़ों में रेलवे बहुत हेल्पफुल रही है। Apart from an important mean of transport, the Indian Railway have been a great integrating force for more than 150 years। 150 सालों से भी ज़्यादा इसने एक important रोल प्ले किया है। Railways in India bind the economic life of country as well as accelerate the development of the industry and agriculture। हर एक जो है इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट हो गई, हर चीज़ में जो है रेलवे ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज मीन्ट बाय ट्रेड। ट्रेड किसको कहते हैं और डिफरेंस बताना है इंटरनेशनल और लोकल ट्रेड के बीच में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द एक्सचेंज ऑफ गुड अमंग पीपल, स्टेट एंड कंट्रीज इज रेफर टू एज ट्रेड। यानी कि एक्सचेंज सामान का, तुम पैसे दो हमको सामान दो, या तुम सामान दो हम तुमको सामान देंगे, सामान के बदले सामान हो गया या सामान के बदले पैसे, कुछ भी एक्सचेंज कर रहे हो एक लोगों के बीच में हो गया या देश के बीच में या स्टेट्स के बीच में या कई देशों के बीच में होगा, तो उसको हम ट्रेड बुलाते हैं बेसिकली। अब 2 तरीके के ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है, एक है इंटरनेशनल और एक होता है लोकल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि कई देशों का ट्रेड इज डन बिटवीन 2 कंट्रीज, 2 देशों के बीच का ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड होता है। और ट्रेड डन विद इन कंट्री यानी कि हम लोगों ने आपस में समझौता कर लिया अड़ोसी पड़ोसी परिवार वालों ने, तो वो होता है लोकल ट्रेड, यानी अपने ही देश के अंदर जो ट्रेड चलते हैं। इट मे टेक प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट। अलग अलग तरीक़ों से इसको ट्रेड को किया जाता है। और ये जो है क्योंकि पूरा भारत तो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, पानी की ज़रूरत है ही नहीं, तो रोड और रेलवेज की मदद से ही इसको किया जाता है। एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कंट्री इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। यानी कि इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पे वो कितना समृद्ध है देश, तो उस चीज़ का इंडेक्स होता है कि वो इंटरनेशनली ट्रेड कैसे करता है। एडवांसमेंट ऑफ लोकल ट्रेड इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ लोकल पीपल। और अगर देश के अंदर ज़्यादा ट्रेड हो रहा है तो इससे पता लगता है कि देश के लोग कितने ज़्यादा समृद्ध हैं, अमीर बनते जा रहे हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज मोर इफेक्टिव देन रेल ट्रांसपोर्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। यानी कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा बेटर है रेलवे ट्रांसपोर्ट से, बताओ कैसे। तो कुछ जगह पे रेलवे अच्छा है, कुछ जगह पे रोडवेज अच्छा है, तो आपको देखना है वो, मतलब हमें सोच के बताना है। ये पूछ सकते हैं कि रेलवे बेटर है रोडवेज से, रोड ट्रांसपोर्ट से, तो वो भी हमको बताना पड़ सकता है। तो ये वाला ज़्यादा देते हैं क्वेश्चन वैसे। रोड्स कैन बी इजीली बिल्ट एंड मेंटेन, आसानी से बना सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। रोड्स कैन बी बिल्ड इन हाइयर स्लोप्स एंड हाई माउंटेन्स व्हाइल इट कंस्ट्रक्ट रेलवे ओवर रफ टेरेन। जबकि जो है यहाँ पे हाइयर स्लोप, ऊंची ऊंची ढलाने हो गई, पहाड़ हो गए, वहाँ पे रोड्स तो बनाए जा सकते हैं लेकिन रेल के जो नेटवर्क है वो नहीं बनाए जा सकते क्योंकि रेल का इंजन दम निकल जाएगा उधर ही। रोड्स आर सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग लाइट पर है पेरिसेबल गुड्स। तो जो ट्रांसपोर्ट में है रोड्स जो है आसान है, मतलब ट्रांसपोर्ट करने में इधर उधर आसपास में। गुड्स कैन बी डिलीवर्ड राइट टू द डोर स्टेप ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के घर के दरवाजे पर होम डिलीवरी जो है मिलती है रोड से। अगर रोड नहीं होगा रेलवे तो भाई अपने जंक्शन पे फेंक के भाग जाएगा।
राइट अ नोट ऑन एयरवेज इन इंडिया। एयरवेज के बारे में बताओ भाई, एयरवेज कैसा है क्या है। देखो इसमें आप अपने पास से बना के लिख सकते हो, ऐसा कोई टफ चैप्टर नहीं है ये वाला। द एयर ट्रैवल टुडे इज द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत ही प्यारा सा मोड है ये ट्रांसपोर्ट का, तेज भी है, सुविधाजनक भी है, जल्दी भी पहुंचा देता है ना, हर चीज़ में फ़ायदा है इसका, लेकिन कुछ घाटे भी है। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन लाइक हाई माउंटेन, dreary desert, dense forest, also long oceanic strength with the great ease। यानी कि ये हर कैसा भी जो है नीचे की ज़मीन कैसी भी हो, पानी हो कुछ भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता और ये आसानी से हर दिक्कतों को पार कर जाता है। एयर ट्रैवल हैज़ मेड एक्सेस ईजियर, और इसी की मदद से जो एक्सेस है वो आसान हो गया है। वट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर के ऊपर जो रोड बनाए जाते हैं, दो देशों की जो बाउंड्री होती है तो उनको बॉर्डर रोड बोलते हैं। अब उनका जो है महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है। बॉर्डर रोड्स हैव स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री। ये जो है एक स्ट्रेटेजिकली ये अच्छे रहते हैं किसी देश के लिए। दीज रोड्स हैव इजी एंड एक्सेसिबल रीच टू बॉर्डर एरियाज, जिसकी मदद से हम बॉर्डर एरियाज पर आसानी से पहुंच सकते हैं। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स आवर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, यानी कि अगर मान लो लड़ाई होती है तो हमारी डिफेंस सिस्टम जो है आर्मी वगैरह आसानी से बॉर्डर्स पर पहुंच सकती है। और अगर रोड नहीं होंगे तो भैया वो कहीं बैठी है, दंगे हो गए वहाँ तो वो दिक्कत होती है, और इसीलिए बॉर्डर रोड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टेट एनी टू मेरिट ऑफ रेलवे ट्रांसपोर्ट। दो फायदे बता दो। लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स और सामान को ये एक साथ में ले जा सकती है। चीप मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है ये। वट आर द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रेलवे टूडे। इंडियन रेलवे की क्या दिक्कत है आजकल। टिकट लेस ट्रैवल, बिना पर टिकट कटवाए चढ़ गए ट्रेन में, वो पहुंच गए घर पे। अननेसेसरी पुलिंग ऑफ चेन, बेफालतू में चैन खींच ली जिसकी वजह से सारा सिस्टम डिले हो जाता है। ओवर क्राउडिंग, और भाई भीड़ इसकी तो पूछो ही मत तुम। वैसे इंडिया में भीड़ बढ़ ही रही है यार, क्या ही कर सकता है कोई। स्टेट टू मेरिट्स ऑफ रोडवेज। रोडवेज के दो फायदे, देखो चार हम पहले ही पढ़ के आए थे तो दो से फर्क नहीं पड़ता। होम डिलीवरी तुमको मिल जाती है। ट्रांसपोर्ट कंपेरेटिवली मोर डिससिलेक्टेड एंड अनडुलेटिंग टोपोग्राफी, यानी कि हम अजीबो गरीब एरियाज में भी रोड की मदद से पहुंच सकते हैं जहां पे रेलवे का लेना देना नहीं है कुछ भी। राइट डाउन द टू मेन एम्स ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर नेशनल हाईवे, यानी कि सबसे बड़े जो हाईवेज हैं उसके दो एम क्या है, क्यों बनाए गए वो। तो इनके दो एम है, देखो। इट टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। मेगा सिटीज यानी कि जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, तो ये जो बड़े शहर है ना, इनके बीच का ट्रैवलिंग टाइम को कम करना और मतलब डिस्टेंस को कम करना, बेसिकली मतलब स्ट्रेट बनाए जाते हैं ना, डायरेक्ट, इधर उधर नहीं घूमना फिरना कि गोल चक्री मार के आ जाओ, तुम सीधा जाओगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और शॉर्टेस्ट ही फिर उसकी वजह से टाइम लगता है। वट इज मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन होता है बल्क में कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन विद अ ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। जैसे कि लाइव ब्रॉडकास्ट हो गई न्यूज़ की, लाइव स्पीच मंत्रियों वगैरह की चलती है। आजकल तो यूट्यूब पे भी लाइव चलता है, हर जगह चलता है लाइव, तो वो होता है मास कम्युनिकेशन। नेम एनी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम बताने हैं। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये मैंने साथ में लोकेशंस भी दिए हैं ताकि तुमको याद रहे, क्योंकि ये मैप में भी पूछ लेते हैं ये वाला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल है ये, कहीं तुम नेशनल वाले चिपका दो तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है हमारे। वट इज मिंट बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन पहले भी आया था यार, ये गलत गड़बड़ हो गई शायद कहीं से, ये आया था कहीं पे क्वेश्चन, मेरे को पक्का ध्यान है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एन अप्रोच टू इकोनॉमिक प्लानिंग दैट अटेम्प्ट्स टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये शायद फर्स्ट चैप्टर से गलती से यहाँ रह गया है, चलो कोई ना, हटा देंगे इसको, अपडेट कर दिया जाएगा। नहीं भी अपडेट होता है कोई बड़ी दिक्कत नहीं, आप काट देना इसको, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी आ चुका है ये, जहाँ तक मुझे ध्यान है। राइट द एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो फायदे क्या है पाइपलाइन के, पाइप बिछाने के, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जिसको पहुंचानी है दूर इलाके में, तो क्या फायदे पाइपलाइन के। एक तो ये सस्ता है ना, ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इनएक्सेसिबल एरियाज, डेंस फॉरेस्ट, डेजर्ट और हाई माउंटेन, कहीं भी तुम लेके चले जाओ, पाइप ही तो लेके जानी है। इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज। और जो लॉस होता है, यानी कि डिलीवरी टाइम, मान लो अभी हमने ऑयल पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो मान लो वो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वैसे 100 तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, लेकिन अगर पहुंचाना है, एक तो तुम पाइपलाइन है उधर से चालू करो, 1 सेकंड में इधर चालू हो गया,
और एक है कि मतलब 1 सेकंड तो क्या मतलब थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी हो गया। एक तुम 100 किलोमीटर जा रहे हो 2-3 घंटे खो के, और उसके बाद वो पहुंच रहा है वहाँ पे, तो वो दिक्कत होती है। तो इसीलिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। राइट द नेम ऑफ नॉर्दर्न टर्मिनल ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसका जो है नॉर्दर्न टर्मिनल क्या है, श्रीनगर। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिलेज, वो है पाइपलाइन। जहां पर भी तुमको जो है ना ये वर्ड दिख जाए, ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिले, पाइपलाइन ठोक देना सीधा, समझ जाना पाइपलाइन की बातें हो रही है। विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंडिया, सबसे इंपोर्टेंट है रेलवे। चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, पाइपलाइन, क्योंकि भाई ट्रैवल ही नहीं करवाना, एक बार बिछानी। राइट टू मेजर पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, 2 पोर्ट बताने ईस्टर्न कोस्ट के, हल्दिया सी पोर्ट, विशाखापट्टनम सी पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट भी उधर ही है। राइट एनी 2 सी पोर्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट पे है जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट मुंबई में, कांडला सी पोर्ट गुजरात में, बड़े पोर्ट है ये। वट वी कॉल अ ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज, या फिर हम एक और क्वेश्चन आया था अलग स्टाइल में पूछते हैं ये, ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक ट्रेड, कौन सा ट्रेड होता है, वो इंटरनेशनल ट्रेड होता है। द लार्जेस्ट नंबर न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड इन फिल इन द ब्लैंक लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, वह हिंदी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हमको हिंदी पसंद है। राइट एनी 1 नेशनल वाटरवे ऑफ इंडिया, एक नेशनल वाटरवे का बताना, नेशनल होता है अपने देश का, ठीक है ना। या फिर एक और तरीके से पूछा था इनलैंड वाटरवे, देखो कितना फर्क लग रहा है, इनलैंड यानी कि जमीन के अंदर, यानी कि अपने देश के अंदर कोई वाटरवे, तो वह गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, 1620 किलोमीटर का जो है ये वाटरवे है जिसकी मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू अ कॉमन सिस्टम इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, यानी कि लोगों के बीच में जो है इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना, कुछ डाटा का एक्सचेंज होना, उसको हम कम्युनिकेशन बुलाते हैं। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं यानी कि एमसीक्यू हो गए, मैप वर्क हो गया, उसके लिए आपको अलग से वीडियो मिलेगी, क्योंकि पता है यार तुम इस वीडियो में भी बोर हो गए होगे कुछ स्टूडेंट। तो चलो कमेंट में बताओ किसने वीडियो ये पूरी लास्ट तक देखे, चीटिंग मत करना, जिसने अच्छे से देखी होगी भाई मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे इनमें से एग्जाम में। अब वो आपके ऊपर, आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। बाकी वेबसाइट पर विजिट कर लेना cclchapter.com, अगर आपको कुछ भी हरियाणा बोर्ड के लिए सिलेबस या डाटा कुछ भी चाहिए तो इस वेबसाइट पर आपको जरूर मिल जाएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।